अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, ये सवाल जो सामने पिछली क्लास में शुरू किया था आपके लिए कल था, मेरे लिए तो यहाँ पर टाइम मशीन रुकी हुई है, अभी है। किया है सवाल? नहीं किया तो अभी उठें, बंद करें लेक्चर, सवाल करें जाके। कर लिया है तो चले। मैं क्विकली इसके आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको अगर किसी फिगर को निकालने में मसला आया हो तो वो नजर आ जाए। सेल प्राइस वेरिएंस, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर बताते जाना। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, आंसर मतलब फार्मूला लिखने की बजाय जो फिगर्स हैं वो बताना। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितनी है? 62,600 गिवन। अच्छा 62,600 गिवन है। 62,60 के 62,600? 62,600 ये रुपीस है ना? इस रुपये। अच्छा, और बजट क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपए, और एक्चुअल क्वांटिटी 10,000। 2600 पॉजिटिव। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, एब्जॉर्प्शन वाला एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 10,000 माइनस बजटेड 12,000 इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट 4,000 नेगेटिव। और मार्जिनल वाला कंट्रीब्यूशन 2.2 है तो बाकी तो सही है। 10,000 माइनस 12,000 इंटू 2.2 4400। ठीक है, मैंने सिर्फ फार्मूला नहीं लिखा, बाकी फिगर्स आपको लिख के दिए हैं ताकि आपने अगर टैली करना हो तो कर लें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1.5, एक्चुअल किलो 25,000 माइनस एक्चुअल मटेरियल कितना है? 25,000 इंटू 1.48 500 पॉजिटिव। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड किलो कितने? एक यूनिट के लिए 2 किलो, तो हमने बनाए हैं 11,500, 23,000 किलो, माइनस 1.5 इंटू एक्चुअल कितने किलो लगे? 25,000, 3,000 नेगेटिव। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 3.2 है, एक्चुअल आवर्स लगे हैं 2320 और एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी आई है? 7540 गिवन है, 116 नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 3.2 है, स्टैंडर्ड आवर्स एक यूनिट के लिए 0.2 आवर्स, और हमने एक्चुअली बनाए हैं 11,500 बनाए हैं। 2320 नहीं यार, ये एक्चुअल आवर्स है। 2300 माइनस 320 इंटू एक्चुअल आवर्स कितने लगे? 2320, 64 नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 0.8, एक्चुअल आवर्स
ये वाले 23-20 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हमें 1750 106 फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट 0.8 स्टैंडर्ड आवर्स यही लेबर वाले माइनस स्टैंडर्ड रेट इतना और एक्चुअल आवर्स भी यही लेबर वाले 16 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड कितने दिए हमें नहीं बजटेड ओवरहेड्स दिए ही नहीं हुए साथ क्लियर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2400 दिए तो हुए अच्छा नहीं आप लेबर आर कह रहे हैं ना बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2400 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये भी दिए हमें 2462 तो ये आ गया 62 नेगेटिव फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ये एब्जॉर्प्शन के लिए निकल रहा है वॉल्यूम वेरिएंस इसका फार्मूला है अप्लाइड आप चाहे प्रोडक्शन से कर लें चाहे आर्ट से कर लें पर यूनिट लेना है तो प्रोडक्शन ले लें यानी 0.2 इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस चाहे ऐसे कर लें 1 लेना है तो स्टैंडर्ड आवर्स ले लें स्टैंडर्ड आवर्स ले लेता हूँ चलो 1 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स ये 2300 माइनस बजटेड 2400 100 नेगेटिव ये सारे वेरिएंसेस थे देखो 5 मिनट भी नहीं लगे आपने आधा घंटा लगा दिया अच्छा पहले मैं रिकंसिलिएशन कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्प्शन बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट 2 रुपए और बजट कितने यूनिट्स बेचने का किया था 12,000 24,000 रुपीज है ना रुपीज सेल प्राइस वेरिएंस 2600 सेल वॉल्यूम वेरिएंस 4000 1400 मटेरियल प्राइस वेरिएंस 500 मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 3000 लेबर रेट वेरिएंस 116 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 64 वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस 106 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 16 फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस 62 फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 100 57 नेगेटिव तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया उन्नीस 848 है एब्जॉर्प्शन में
हाँ जी, इतना ही है कि नहीं? फिर वो हमारा प्रीवियस ऊपर में हेडिंग जो मार्जिन से निकाला है उसका जो प्रोडक्ट लिखा है एक्चुअल प्रॉफिट इतना ही है ना एब्जॉर्प्शन में। ये एब्जॉर्प्शन की रिकंसिलिएशन है। मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के देता हूँ अभी एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है असली वाले की, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें। अभी बहरहाल ये रिकंसिलिएशन है, इसको लिख लें, फिर मैं मार्जिनल की रिकंसिलिएशन बनाता हूँ। ठीक है, नोटेड। मार्जिनल में अच्छा मार्जिनल है, बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालूं? मार्जिनल से करने लगा। 2.2 ले लेते हैं। 2.2 इंटू बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी? 12,000। बस इसी को प्रॉफिट कह दूं। प्रॉफिट आ गया ये। वेरिएंस निकले थे आपसे कि नहीं? वेरिएंस निकले थे कि नहीं? फिक्स्ड ओवरहेड वाले भी। ये प्रॉफिट आ गया। नहीं सर, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड निकलेंगे। एक्चुअल बजटेड प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। मतलब बजट ये अभी मैंने बजटेड प्रॉफिट नहीं, बजटेड कंट्रीब्यूशन निकाला है। प्रॉफिट तक पहुंचना है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर देते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे? 2400। कितना आ गया? 24,000 आ गया। 24,000 आ गया। ये तो मार्जिनल का और एब्जॉर्प्शन का बराबर क्यों आ गया?
अभी मैंने एब्जॉर्प्शन से लिखा था वो भी 24,000 था, देखे मैंने नहीं मिटाया, वीडियो रिवाइंड करके देखे मैंने नहीं मिटाया। और मार्जिनल से फिर 24,000 आ गया, क्यों आ गया दोनों में सेम? सर वो वहाँ पर यूनिट में माइनस किया था, यहाँ टोटल में माइनस। नहीं लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का बराबर क्यों आ गया? अभी सर ये बजटेड है ना, तो बजटेड बजट में बराबर आया करेगा, बजट में बराबर आया करेगा। मज़ाहिर पाकिस्तान का सवाल किया था, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल सेम आंसर आया था, उसमें तो बजट था। चौबीस हजार ही क्यों आ गया? मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट होता है। बजटेड प्रोडक्शन कितनी, बजटेड सेल्स कितनी, स्टॉक बजटेड स्टॉक कोई भी नहीं है, बजटेड स्टॉक नहीं है। 12,000 ही बनाना था और 12,000 बेच लेना था, तो बजटेड कोई स्टॉक यूनिट्स थे। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन चेंज कब होता है? जब इन्वेंट्री होती है। तो बजटेड में तो इन्वेंट्री नहीं थी, बजट में हमने 12,000 ही बनाने थे और 12,000 बेचने थे। इन्वेंट्री चूंकि नहीं थी इसलिए ये आंसर सेम आ रहा है। ये ऐसी नॉलेज के लिए पूछा कि सेम क्यों आ रहा है, आपने तो जो सॉल्व किया जो आंसर आया आपने तो वही लिखना है। तो मैंने वैसे ही कहा था कि दोनों का सेम क्यों आ रहा है, तो इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि बजट में कोई इन्वेंट्री नहीं है। चले आगे चलते हैं, वेरिएंसेस सारे दोबारा निकालने पड़ेंगे, मार्जिनल के लिए सारा सवाल दोबारा करना पड़ेगा, एक लाइन डिलीट हो जाएगी। और ये जो सेल वॉल्यूम वेरिएंस है इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा और सेल वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर बदल जाएगा। सेल वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर हो जाएगा अब 44, ये आ जाएगा 1800 शायद। और ये लाइन निकलने की वजह से अब इनका टोटल बन जाएगा 2,652। उन्नीस 548।
ये हो गई रिकन्सिलिएशन। तो सवाल का तो आंसर हो गया। अब इस सवाल में असल सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन पैक की बुक में इसका एक रिक्वायरमेंट बनाया हुआ था, तो मैं ये रिक्वायरमेंट बना रहा हूँ और उसको सॉल्व भी करके दे रहा हूँ। उसको सॉल्व इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि आपको वेरिएंस के क्वेश्चंस में ऐसे सवाल आए हैं जिनमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ा, और वो मैं आपको इस सवाल से सिखाने लगा हूँ। फिर एग्जाम का एक और क्वेश्चन कराऊंगा। जब पढ़ाया था मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर, उस चैप्टर में भी और उससे पहले जब ओवरहेड्स पढ़ाए थे तब भी अंडर ओवर अप्लाइड की क्या ट्रीटमेंट सीखी? जब हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ा था तब भी, और ओवरहेड्स वाले में भी, नहीं ओवरहेड नहीं, डबल एंट्रीज वाले में अंडर या ओवर अप्लाइड की क्या ट्रीटमेंट बताई थी? कॉस्ट ऑफ सेल बताई थी ना। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर अभी से पिछला किया है, उसमें किसी भी सवाल पे आए, किसी भी जो हमने बोर्ड पे किया हो, आए देखें इसके सोल्यूशन पे, आए फिर बात करता हूं। आए तो सही। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का जो भी पिछला चैप्टर किया था ना, उसके जो मैंने क्लास में सवाल कराए थे, उसमें से कोई भी सभी सवाल ले लें, उसमें से कोई सा भी सवाल ले लें, और उसके सॉल्यूशन पे आ जाए। पहुंचे? एब्जॉर्प्शन वाली इनकम स्टेटमेंट पे आए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकाला हुआ? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू जो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई है, मार्जिनल वाली, एब्जॉर्प्शन वाली, एब्जॉर्प्शन वाली। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली? क्लोजिंग के यूनिट्स और उनसे क्या मल्टीप्लाई किया? वही पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, वही पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई, जीपी निकल आया। उसके बाद अंडर या ओवर अप्लाइड जो कुछ भी था वो एडलेस किया। अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड ना, फिक्स्ड। फिर उसको कॉस्ट ऑफ जो जीपी निकला था उसी में एडजस्ट किया ना। इस एडजस्टमेंट करने से ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो गया, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्ट कर दी। टेक्निकली हमने कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्ट किए, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक पे क्या चेंज किया हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज कर दी। डबल एंट्री अगर देखें तो हमने की कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच अप्लाइड, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, ये मैंने डबल एंट्रीज वाले में सिखाया था। या फिर एफओएच कंट्रोल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इस एंट्री पे गौर करें, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में क्या चेंज आ रही? कोई चेंज नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आई। अंडर और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कहां चार्ज करने हैं, इसके दुनिया में 2-3 तरीके चलते हैं। सिर्फ एक तरीका नहीं है, 2-3 तरीके चलते हैं। अंडर और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कहां चार्ज करने हैं इसके दुनिया में, क्योंकि हम लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं नहीं, बस बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस हैं। हम लोग जो ज्यादातर पढ़ रहे हैं, जो हम आईकैप की बुक पढ़ रहे हैं, ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश है। इसमें इनको लिखने वाले भी माइल वुल्फ, उनको वो सब ब्रिटिश। तो इनमें जो अप्रोचेस चल रही हैं वो बुजुर्गों की, ब्रिटिश बुजुर्गों की हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो ये बातें नहीं बताई थी, तो ये ब्रिटिश बुजुर्गों की हैं। डिफरेंट नेशनैलिटी के जो बुजुर्ग हैं उनमें ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी हैं। तो जो अंडर ओवर अप्लाइड को एडजस्ट करना है, इसमें ये भी एक तरीका है जो हमने पढ़ा, कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट क्रेडिट। आईकेप की बुक में यही तरीका है, हम तो उसी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं। एक तरीका है P&L को चार्ज कर दें, एक्सपेंस आउट कर दें।
जीपी के नीचे पीएनएल को चार्ज करें, ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों में एडजस्ट करें, यानी क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करें, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को एडजस्ट करें, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका चलता है। यानी जो अंडर ओवर अप्लाइड है कॉस्ट ऑफ सेल्स और स्टॉक दोनों में एडजस्ट करें। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एडजस्ट कर देना। भाई मैंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री दोनों में एडजस्ट, यानी इन्वेंट्री में भी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एडजस्टमेंट कर दें तो दोनों में इफेक्ट चला जाएगा ना। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हम बजटिंग वाले सवाल में किया करते थे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अच्छा, अब इन ओवरहेड्स में हम अप्लाइड लाएं और फिर इसमें अंडर और ओवर अप्लाइड भी एडजस्ट कर दें, तो टेक्निकली ये क्या बन गए? एक्चुअल। चूंकि वेरिएंसेस वाले सवाल में वेरिएंसेस हमने अंडर ओवर अप्लाइड बाद में अलहदा से एक वेरिएंस के तौर पे देखना होता है, चूंकि वेरिएंसेस वाले सवाल में हमने बाद में अंडर ओवर अप्लाइड को एज अ सेपरेट वेरिएंस देखना होता है। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस है ना, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस, ये असल में अंडर ओवर अप्लाइड ही है। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है? तो ये अंडर ओवर अप्लाइड ही है। तो चूंकि हमने इसको अलग से आधा वेरिएंस देखना होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है एक्चुअल, उसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आएंगे वो एक्चुअल ही आएंगे। ये बन गए ना इफेक्टिवली एक्चुअल, क्योंकि ये जो वेरिएंस वाला चैप्टर है ना, वेरिएंसेस, इसमें जब हम एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल रहे हैं, एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वेरिएंसेस वाले चैप्टर के लिए याद रख लें ये बात कि जब हम एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स आएंगे वो कौन से वाले आएंगे? एक्चुअल वाले आएंगे, यानी अंडर ओवर अप्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरिएंस के सवाल में जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से वाले लिखने? एक्चुअल, यानी अंडर ओवर अप्लाइड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात लिख लें। वेरिएंस वाले सवाल में जब हम एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल रहे होंगे एब्जॉर्प्शन से जब हम एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल रहे होंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो फिक्स्ड एफओएच हैं वो एक्चुअल वाले ही आएंगे। ये लिख लें बात।
लिख लिया। एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। सवाल में रिक्वायरमेंट मैं खुद बना रहा हूँ, पैक वाले क्वेश्चन बैंक में है तो हम उसके मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहा हूं पहले मार्जिनल से। अरे यार स्टैंडर्ड मिटा दिया मैंने, चलो खैर। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहा हूं मार्जिनल से मैं। सेल्स कितनी है? 20। एक्चुअल यार, एक्चुअल सेल्स कितनी है? 1000 बेचनी है और अमाउंट बताए ना, 62,600। ये एक्चुअल सेल्स है। चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो फिर मुझे यहां पर पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि इन्वेंट्री भी मार्जिनल पे ही वैल्यूड होती है। ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं? नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल कितना? एक्चुअल मटेरियल कितना? रुपीस बताएं। 37,000। एक्चुअल लेबर कितनी है? 7540। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? 1750। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कितनी? 46,290। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने? क्लोजिंग यूनिट्स हमने बनाए कितने? 11% बेचे कितने? 10,000। तो 1500 क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ गई। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है पर यूनिट? मार्जिनल में स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ था, एक यूनिट फिनिश गुड का मार्जिनल में कितना कॉस्ट करेगा, स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था हमने, यहां लिखा था, मैंने मिट गया मुझसे। अभी सोल्यूशन में बनाया था यार। प्रोडक्ट का एक यूनिट मार्जिनल में हमें कितना कॉस्ट कर रहा है, इधर तीसरे कॉलम बनाया था ना मैंने 3.8। तो एक यूनिट 3.8 का है और 1500 यूनिट्स हैं 700। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन आ गया 22010। प्रॉफिट तक पहुंचना है, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर देता हूं, कितने हैं? 2462 है शायद। 19,548। मार्जिनल पे एक्चुअल प्रॉफिट। अब निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन पे। सेल्स कितनी? इतनी 62,600 लेस। अब तो पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स ही आएंगी, ओपनिंग नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
नहीं नहीं, ज़रबे कुछ नहीं करना। मटेरियल 37,000, लेबर 7540, वेरिएबल ओवरहेड्स 1750। फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से लिखूं अब मैं? अभी नोट लिखवाया था। एक्चुअल 2462। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ गई? अरे लेस नहीं, नहीं नहीं प्लस। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स है, और एब्जॉर्प्शन के मुताबिक हमारा स्टैंडर्ड का इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हमारा एक यूनिट 4 रुपए है। स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ है हमने 6000। 42,752। तो रिकंसिलिएशन में कितना आ रहा था? 19,848। हाँ जी, वेरिएंस आसान है कि नहीं? नहीं आसान। चलें अब ऐसा करते हैं कि अब ना प्रॉपर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे आते हैं। बजटिंग से आसान है, बजटिंग से आसान है। नहीं, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत मुश्किल हैं, लेकिन बजटिंग से आसान है। अच्छा, अभी एक सवाल रिकंसिलिएशन का नहीं, जस्ट वेरिएंसेस का करा रहा हूँ, क्योंकि जो ओवरहेड वाला पोर्शन है ना, ये इसमें मसले डलते हैं। फिक्स्ड वेरिएबल को अलग अलग कैसे करें, तो एक इसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर रिकंसिलिएशन वाले सवाल पे जाऊंगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि सवाल कर लेते हैं ऑटम 17।
जी अभी करते हैं एक सवाल। ऑटम 17, जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 320 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है। ऑटम 2017, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ सिल्वर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और राइस की बुक में भी ये सवाल होगा। ऑटम 2017, सिल्वर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। छोटा सा सवाल लग रहा है देखने में, एक टेबल बना हुआ है और पार्ट 1 2 3 है। चलें ये पढ़ लीजिए, करते हैं बोर्ड पे। समीर पॉज करना। अच्छा ये ना जो वर्डिंग पार्ट बी की है ना, पार्ट ए जो है वो डबल एंट्री पूछी हुई है, ठीक है कर लेंगे डबल एंट्री। पार्ट बी, अच्छा पार्ट ए के दो पार्ट्स हैं, पॉइंट 1 है एक पॉइंट 2 है। जो पॉइंट 2 में वर्डिंग इस्तेमाल हुई है ना, ये और भी बार बार रिपीट हुई है आई कैप के एग्जाम्स के अंदर। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, पूरा नाम? वेरिएंस एनालिसिस, यानी हम वेरिएंसेस को एनालाइज कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिखा हुआ, ओवरहेड्स। अंडर और अप्लाइड ओवरहेड्स कैसे निकलते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जो ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस है वो असल में क्या है? वही अंडर ओवर अप्लाइड है। ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस, वही अंडर ओवर अप्लाइड है। ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस को एनालाइज करने का मतलब है कि उसका और तोड़ के एनालिसिस करना, यानी एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी। और अगर फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, और मजीद तोड़ना है वॉल्यूम को तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ये मतलब है रिक्वायरमेंट 2 का कि जो ओवरहेड, अच्छा यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड का वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब फिर हमें वेरिएबल भी करने हैं। बेशक वेरिएबल के अप्लाइड अब हमने करने छोड़ दिए थे, लेकिन असल में तो हो ही सकते हैं ना, असल में तो होते ही हैं। तो यहां पर उसने ये नहीं कहा कि एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बस ओवरहेड्स कहा है उसने। तो अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स यानी वो जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है उसको एनालाइज करना है, यानी उसको तोड़ना है, मजीद वेरिएंस एनालिसिस में तोड़ना है, यानी एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम में तोड़ना है, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी में तोड़ना है। और आगे जो उसने बात की है कि एफिशिएंसी और कैपेसिटी भी निकालना है, इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस तक नहीं रहना, एफिशिएंसी और कैपेसिटी तक जाना है। तो इसमें आपसे वेरिएबल ओवरहेड के सारे वेरिएंसेस पूछे हैं और फिक्स्ड ओवरहेड के सारे वेरिएंसेस पूछे हैं, मजीद तोड़ के, वॉल्यूम को तोड़ के। ठीक है, तो ये जो लिखा ना एनालाइज, इसका मतलब है कि आपने ओवरहेड्स की डिटेल एनालिसिस करनी है। तो वेरिएंस एनालिसिस यानी हम वेरिएंसेस को एनालाइज करते हैं। तो ये वेरिएंसेस पूछने का एक और तरीका है जो कि 2-3 दफा रिपीट हुआ है। इस सेंटेंस का बच्चों को मतलब समझ नहीं आता था। ठीक है, करें। इस सवाल में एग्जामिनर कहता है कि सिर्फ 11% लोग पास हुए हैं। हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आई। अब वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, वेरिएबल ओवरहेड्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ओवरहेड्स लिखा है ना, फिक्स नहीं लिखा, बस ओवरहेड लिखा है, तो वेरिएबल भी निकालने। तो कहते हैं बच्चों ने वेरिएबल को इग्नोर कर दिया था। चलें करते हैं सवाल।
स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ है, पूरा नहीं बनाते चलो, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड तो बना ही लेते हैं ना। तो आपको सवाल के अंदर स्टैंडर्ड कार्ड नहीं दिया, तो मैं आपको नसीहत बार बार करूंगा कि आप वर्किंग करके स्टैंडर्ड कार्ड पहले बना लें। जिनको लगता है ना कि हम स्टैंडर्ड कार्ड के बगैर कर लेंगे, हो सकता है कुछ 2 4 5 10 15 लोग स्टैंडर्ड कार्ड के बगैर कर लें, लेकिन वो भी उलझ सकते हैं। तो इसलिए नई मौत पड़ जाती है आपको स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए। बना लिया करेंगे स्टैंडर्ड कार्ड, पूरा स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बना रहे, सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड वाला पोर्शन बना रहा हूं मैं। पोर्शन बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं उसके। एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं? स्टैंडर्ड नहीं पता। पेज नंबर 3 पे आए, नोट्स जो दिए, जो नोट्स दिए मैं आपको, जहां वेरिएंसेस एंड हो गए थे एंड 3 पे एंड हुए थे, है ना? एग्जाम नोट्स का डब्बा बनाया हुआ है, दूसरा बुलेट पॉइंट क्या लिखा हुआ? अच्छा, मैंने आपको सिखाया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ये एक अल्टरनेटिव अकाउंटिंग सिस्टम है, फिर इससे हम लोग परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे बजट बनता है। तो अगर बजट स्टैंडर्ड कार्ड को लेके बनाया होता है, तो अगर हम बजट को ही पर यूनिट कर लें तो वो स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करके बजट बनाया हुआ है। तो अगर बजट से रिवर्स आ जाए तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो हमें पता है कि हमने बजट किया था कि 25,000 घंटे लगेंगे, सॉरी 24,000 घंटे लगेंगे। हमने बजट किया था कि 8,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो एक यूनिट के लिए कितने आवर्स? ये स्टैंडर्ड आ गया, 3 आवर्स। और ये 3 कैसे निकालें? चलिए इधर मकड़ी बना के दिखा देते हैं। 24,000 डिवाइडेड बाय 8,000। तो अगर हम बजट से पर यूनिट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड बन जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड से ही तो टोटल बजट बनाया था। ये जब बजट किए थे कि हम 8,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो बजटेड आवर्स 24,000 कैसे निकाला गया होगा? इस स्टैंडर्ड को सामने रख के ही बनाया गया होगा। हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि एक यूनिट पे 3 घंटे लगने चाहिए, फिर बजट बनाया कि 8,000 तो यूनिट्स बना ही लेंगे। अच्छा, इसका मतलब है 24,000 घंटे लगेंगे, तो वो इसी से ही तो बनाया था 24,000। तो बजट स्टैंडर्ड से ही बनाया गया होता है, तो इसलिए उसको वापस चले तो स्टैंडर्ड तक पहुंच गए। अच्छा, इसी तरह से आपको सामने बजटेड वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल दिया हुआ, टोटल है ये, हमें 2 अलग अलग चाहिए। चलें टेबल के नीचे देखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट 12 लाख था, बाकी वेरिएबल हुआ। फिर अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट 12 लाख था और ये 12 लाख 8,000 या 24,000 घंटे के लिए था, 24,000 घंटे के लिए था ना, फिर हमने बजट कितने घंटे किए थे? 24,000, 12 लाख फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, तो स्टैंडर्ड रेट पर आर निकल सकता है कैसे? 24,000 से डिवाइड कर ले, कितना? ये 50 कैसे निकला? ये 50 ऐसे निकला कि 12 लाख बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय 24,000 बजटेड लेबर आवर्स हैं, तो रेट पर आर आ गया। अच्छा, अगर 36 लाख बजट में से 12 लाख फिक्स्ड हैं तो बाकी 24 लाख वेरिएबल हैं। यही सलूक वेरिएबल के साथ भी कर लेते हैं।
कितना आ गया? 100 100। ये हमने स्टैंडर्ड कार्ड में अपने काम की चीज बना ली। टोटल का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है आगे, उसकी जरूरत कब पड़ती? क्वांटिटी रेट प्रॉफिट निकालना होता, या आगे चल के मैं कुछ फिनिश गुड्स की वैल्यू निकलवाऊंगा, बल्कि अभी निकाली थी आगे चल के। क्या अभी मैंने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला था, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली थी ना, तब काम किया था मैंने टोटल वाला का। अदरवाइज वेरिएंसेस के लिए बस ये कॉलम्स काफी हैं। अब ये बन गया, अब हम वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट वो निकाल लिया, कितना? 50। एक्चुअल आवर्स दिए हुए कितने? वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल रहा हूँ। वेरिएबल का स्टैंडर्ड 100 है, 100 है इनटू एक्चुअल आवर्स कितने दिए हुए? 25,000 माइनस एक्चुअल, ये क्या होता है? ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ये निकालते हैं, ये नहीं दिए हुए, क्या दिए हुए? वेरिएबल फिक्स मिक्स दिए हुए हैं, तो हम फिक्स्ड अलग कर लेते हैं। चलें करते हैं अलग। एक्चुअल फिक्स निकालने के लिए, एक्चुअल फिक्स नहीं दिए हुए, हमें एक्चुअल के सामने जो 39 लाख लिखा मिल रहा है, ये वेरिएबल और फिक्स दोनों है। हमें वेरिएबल फिक्स अलग अलग चाहिए। अच्छा, अगर एक्चुअल फिक्स पता हो तो? एक्चुअल फिक्स भी नहीं दिए हुए। इस टेबल के नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहां से देखें कोई हिंट मिलता है? यानी अगर मैं अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स पता चल जाए, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो एक्चुअल तक पहुंच सकते हैं। ये बता दिया कि एक्चुअल अप्लाइड में डिफरेंस 20,000 है, तो अगर हम अप्लाइड निकाल लें तो एक्चुअल निकल आएंगे ना। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल आए तो 39 लाख में से माइनस करके क्या आ जाएगा? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालता हूं मैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड रेट 50 रुपए इनटू 50 रुपए पर आर है ना, इनटू अगर पर यूनिट से करना चाहें तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन करना, अगर रेट से करना चाहें तो फिर स्टैंडर्ड आवर्स करना, एक्चुअल आवर्स नहीं। या तो पर यूनिट चला लें फिर एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करें। अगर पर आर चलाना है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स नहीं। पर यूनिट से करना है तो कर सकते हैं, पर यूनिट से बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन आपने करवाया था, मैंने उसमें पर यूनिट से किया। पर यूनिट से करना है तो एक्चुअल प्रोडक्शन लें, पर आर से करना है तो स्टैंडर्ड आवर्स लें। दोनों से कर देता हूं। 1 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगने चाहिए। कितने यूनिट्स बनाए हमने? 8600। तो 8600 3 के हिसाब से इतने घंटे लगने चाहिए ना। ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड आवर्स है इनटू 50 रुपए। अच्छा, अगर पर यूनिट करना चाहें तो अगले कॉलम में कितना आ जाएगा? अमाउंट वाले कॉलम में 150 आ जाएगा। 150 को 8600 से मल्टीप्लाई कर दो।
ये देखें ये 150 बना हुआ है। पर आर से करना है तो स्टैंडर्ड आर से मल्टीप्लाई करें, पर यूनिट से करना है तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें। कितने आ गए अप्लाइड? 12,90,000। एक्चुअल के बारे में कहा है कि जो है ना अप्लाइड वो एक्चुअल से ज्यादा है, यानी ओवर अप्लाइड है। तो फिर एक्चुअल इसका मतलब कम है 1270। तो अगर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने हैं और एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स 39 लाख हैं तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे? 26 30। तो ये 26 30 है। हम्म, 30।
वेरिएबल ओवरहेड्स, एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 100, स्टैंडर्ड आवर्स ये 8600 यूनिट्स बनाए ना एक्चुअली, एक पे 3 घंटे लगने चाहिए थे, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 25,800 माइनस स्टैंडर्ड रेट 100 इंटू एक्चुअली कितने घंटे लगे? 800 को 100 से रख देंगे ना फिर 80,000 एडवर्स इंटरपॉइंट के ये हो गए वेरिएबल के ओवरहेड्स, ये वेरिएबल ओवरहेड्स एनालाइज हो गए। फिक्स्ड ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड थे 12 लाख, एक्चुअल हैं 1270, 70,000 नेगेटिव। फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, 50 रुपये इंटू 25,800, आवर्स तो वही वाले वेरिएबल वाले ही होंगे, माइनस 50 रुपये इंटू 25,000, 40,000। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, इसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 50, एक्चुअल आवर्स हैं 25,000 और बजटेड आवर्स थे 24,000, 24,000। ये थे वेरिएंसेस। अच्छा, अब एंट्रीज कहा है उसने पार्ट 1 में, तो एंट्रीज फैक्ट्री ओवरहेड्स की, वेरिएबल की कि फिक्स की, कौन सी पूछी है उसने? ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स की एंट्रीज कर लेते हैं। ये वेरिएंसेस देख लें पहले, कुछ है मसला है? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ पूछना है? 1, 30, 80, 70, 40 और 50 बस। हम लिख लेते हैं, लेकिन एक शर्त है कि बिना पेपर भी हम खुद बना सकते हैं। नहीं, लिख लिख के स्पीड राइटिंग बेहतर हो जाएगी।
चल इसकी डबल एंट्री करता हूँ, ये मिटा दूँ वेरिएंस। ए का 0.1, अच्छा मैं अलग अलग कर रहा हूँ, कंपाउंड भी कर सकते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स की एंट्री कर रहा हूँ। एफ कंट्रोल डेबिट कैश क्रेडिट कितने, 39 लाख। ये मैंने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स की एंट्री की है। अप्लाइड की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफ कंट्रोल क्रेडिट। फिक्स्ड की एंट्री कर रहा हूँ, ये टोटल की कर रहा हूँ, यानी ये 150 की एंट्री कर रहा हूँ। 150 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स कितने, स्टैंडर्ड आवर्स क्या एंट्री होगी, ये मैंने अप्लाई कर दिया, सही है। अब क्या नजर आ रहा है, अंडर ओवर है, नहीं नहीं वो फिक्स थे। एक्चुअल 39 है, अप्लाइड इतना है, अंडर अप्लाइड है। और अप्लाइड के बारे में क्या कहा है, अंडर ओवर कहाँ चार्ज करना है, पी एंड एल। अंडर अप्लाइड की एंट्री होती है पी एंड एल डेबिट एफ कंट्रोल क्रेडिट, कितने से, 30,000 से। ये अंडर अप्लाइड एडजस्ट हो गया। अच्छा अब जादू एक दिखाता हूँ, ये जो हमने पांचों वेरिएंस कैलकुलेट किए हैं, इन सब का नेट टोटल करें। 5 वेरिएंस कैलकुलेट किए ना, पांचों को टोटल करें। पांचों का टोटल करके देखें ना, नहीं करके तो देखो। कितना आ गया, नेगेटिव आ गया ना 30। नेगेटिव 30 का मतलब है कि अप्लाइड माइनस एक्चुअल, नेगेटिव अंडर अप्लाइड, ये अंडर अप्लाइड। तो अगर आप इसकी कंपाउंड एंट्री करना चाहें तो पीछे सॉल्यूशन में कंपाउंड की हुई है, लेकिन बहरहाल मैं प्रेफर करूंगा कि हम ये करें। ये अब हमने पास्ट पेपर का सवाल किया था, कल मैं लेवल और बढ़ाऊंगा। होमवर्क आपका कुछ नहीं है, पर यही सवाल जितने किए नहीं, को जितना ज़्यादा दोबारा कर सकते हैं उतना कर लें, जितने फार्मूले याद कर सकते हैं कर लें, ठीक है। FR2 की क्लास कब करूँ,
बयान कर लें अभी हैं? आज जान कर लो। अच्छा अच्छा, अब देखें ये भी आदाब देखें, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब सिखाए हैं, इखलाक का दीन है। अबू दाऊद में रिवायत है, अमर बिन शुएब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दो आदमियों के दरमियान इनकी इजाज़त के बगैर ना बैठ जाए। यानी दो लोग बैठे बातें कर रहे हैं और जाके बीच में बैठ जाएं और सुना भाई नहीं मुझे भी बताओ क्या बात हो रही थी, ये अदाब के खिलाफ है। कोई शख्स दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठ जाए, चाहे आप बचपन के लंगोटिए जा रहे हैं, जब कह दिया कोई शख्स तो फिर कोई शख्स। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।